नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस्वी अकादमी के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार पर। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में सवाल बनता है। तो आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ समझेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, अंत तक बने रहिए। देखिए, मूल अधिकार में अधिकार आपको मालूम है, समझने की आवश्यकता आपको मूल क्या है, इन्हें मूल क्यों कहा गया, मूलभूत क्यों कहा गया इन्हें। देखिए, मूलभूत कहने के पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है कि इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा व गारंटी प्रदान की गई है। अर्थात यदि कोई आपके अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। गारंटी है इन्हें संविधान द्वारा, इसलिए इन्हें मूलभूत कहा गया। पहला कारण, संविधान द्वारा इन्हें गारंटी दी गई है या ये न्यायोचित है। दूसरा कारण इन्हें मूल अधिकार मूल कहने का, क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या आध्यात्मिक विकास के लिए ये मूल अधिकार अति आवश्यक है, इसलिए इन्हें मूल कहा गया। तो दो कारण है मूल कहने के ने। फिर इसके बाद ये भारतीय संविधान में कहां से लिए गए, ये लिए गए अमेरिकी संविधान से। और अमेरिकी संविधान से लेकर इन्हें अपने संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 स्थान दिया गया। इन्हें भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकारों का घोषणा पत्र। ये नाम क्यों दिया गया, समझने से विषय। 1215 में इंग्लैंड के नवाब किंग जॉन ने सामंतों के दबाव में आकर नागरिकों संबंधी एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें नागरिकों को अधिकार दिए गए। उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। वो नागरिकों के अधिकार संबंधी पहला घोषणा पत्र था, ये 1215 में जो किंग जॉन ने जारी किया था। ये दुनिया में नागरिकों के अधिकार संबंधी पहला घोषणा पत्र था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। यहां भी अधिकारों की बात की गई है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। दुनिया में पहला देश है फ्रांस, जिसने अपने संविधान में मूल अधिकार को स्थान दिया। फ्रांस पहला देश है, तो ध्यान रखना मूल अधिकार में इन्हें मूल क्यों कहा गया। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत का मैग्ना कार्टा अमेरिका से लिए गए हैं और पहला देश दुनिया में फ्रांस, जिसने अपने संविधान में इन्हें स्थान दिया। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं पर। देखिए, सबसे पहली विशेषता है इनकी, ये न्यायोचित है, अर्थात वाद योग्य है। यदि इनका हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। ये सर्वप्रमुख विशेषता है इनकी। दूसरी विशेषता, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी दी गई है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। आपसे पूछे मूल अधिकारों का प्रहरी कौन है, संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा, ये अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात इन पर सीमा है। असीमित का मतलब है जिस पर कोई प्रतिबंध ही ना हो, कुछ भी करो आप। तो ऐसा नहीं है, आपके अधिकार वहीं तक हैं जहां तक दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। तो इन पर सीमा है, इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। युक्ति युक्त निर्बंधन, युक्ति युक्त का सिंपल मतलब है तार्किक निर्बंधन। युक्ति निर्बंधन लगाए गए हैं। निर्बंधन तार्किक है नहीं, इसकी जांच करता है कोर्ट। तो ध्यान रखना, मूल अधिकार आपके असीमित नहीं, उन पर सीमा है, उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगली विशेषता है, मूल अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात ये अस्थायी है। संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर इन्हें छीन सकती है, बशर्ते मूलभूत ढांचा छोड़कर इन्हें बदल सकती है। और संसद ने छीने भी है 31, जो कभी मूल अधिकार हुआ करता था, अब नहीं है वो। तो स्थायी नहीं है, अर्थात अस्थायी है। संसद, केवल संसद 368 का प्रयोग कर इन्हें छीन सकती है। और अगली विशेषता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये निलंबित हो सकते हैं। ध्यान रखने, 20-21 कभी निलंबित नहीं होंगे, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, तो 20-21 बने रहेंगे। 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकार संसद निलंबित कर सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और अगली विशेषता, ये अधिकार राज्य के खिलाफ है। राज्य के खिलाफ क्यों? देखिए, आपके अधिकार कौन छीनेगा? जो शक्तिशाली है। और शक्तिशाली कौन है? सरकार, राज्य। इसलिए राज्य के खिलाफ है, राज्य के लिए नकारात्मक है अधिकार। अब हम अधिकारों पर बात करते हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला समता अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। और
चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। और एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये था अनुच्छेद 31 में, आपको संपत्ति रखने का अधिकार था, मूल अधिकार था ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस भाग 3 से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रखा गया। संपत्ति अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब ये विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अधिकार अभी भी है, संपत्ति रखने अधिकार अभी भी आपको, बस फर्क इतना है कि संवैधानिक अधिकार है, अब मूल अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद अब इसे साधारण बहुमत से पास करके आपका अधिकार छीन सकती है। यदि ये मूल अधिकार होता, भाग 3 में होता, तो संसद को इसे छीनने के लिए, बदलाव करने के लिए 368 का प्रयोग करना होता, अर्थात विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता, तब इसे छीन पाती। अब ये एक कानूनी अधिकार है, बस एक संवैधानिक अधिकार है। संसद इसे साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपका अधिकार छीन सकती है, इतना अंतर है बस। अगला अधिकार है संवैधानिक, अब ये अधिकार नहीं है, अब फिलहाल 6 अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि यदि ये अधिकार नहीं मिलता आपको, ये राज्य ने अधिकारों छीनता है, तो इसमें उपचार बताया गया है। उपचार क्या होगा? उपचार ये है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट, बिना किसी अपील के। अब बात करेंगे हम मूल अधिकारों संबंधित अनुच्छेदों पर। देखिए, मूल अधिकार संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक का संबंध सीधे मूल अधिकारों से है, 14 से लेकर 32 तक। तो ये अनुच्छेद पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 12, ठीक, अनुच्छेद 12 में बताएगा राज्य कौन होगा। मैंने बताया आपको, राज्य जो मूल अधिकार है आपको, ये राज्य के खिलाफ है। राज्य के खिलाफ क्यों? क्योंकि शक्तिशाली राज्य है और राज्य ही आपके अधिकार छीन सकता है, इसलिए सभी अधिकार राज्य के खिलाफ प्रदान किए गए आपको। और पहले अनुच्छेद ने बता दिया भाग 3 के कि राज्य कौन होगा। तो राज्य कौन होगा? संघ की सरकार, जो सेंट्रल सरकार है, वह संघ की संसद, जो वहां की विधायिका है। तो संघ की सरकार, संघ की संसद, राज्यों की सरकार है और राज्यों की विधायिका, विधानमंडल जो वहां का। इसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, सुधार न्याय, सब आएंगे इसमें। अन्य प्राधिकारी में संवैधानिक, ये गैर संवैधानिक और वैधानिक बॉडी, चाहे वो सेल हो या कोई अन्य बॉडी ऐसी भी जो वैधानिक बॉडी है, सब इसमें आएंगी। ये सब यदि आपके अधिकार छीनते हैं तो इनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो। तो पहले हम बता राज्य कौन होगा। फिर अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ऐसे कानून, ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों के खिलाफ है, उनके बारे में बता, उन्हें सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगा या हाई कोर्ट। तो इसमें बताया गया है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसी में ही न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा शब्द नहीं लिखा इसमें कहीं भी, या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में है कि न्यायालय समीक्षा कर सकता है कानूनों की कि मूल अधिकार के असंगत तो नहीं, वो यदि असंगत है तो उन्हें शून्य घोषित करना। इसके पार्ट है 13 के 13(1) में कहा गया संविधान से पूर्व की विधियां, संविधान लागू हुआ उससे पहले भारत में प्रचलित ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, वे विधियां लागू नहीं होंगी, अप्रभावी हो जाएंगी। देखिए, यहीं से निकलता है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन मतलब ढकना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान से पहले ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, वो विधि समाप्त नहीं होंगी, बस उन पर ग्रहण लग जाएगा। जिन मामलों मूल अधिकारों से असंगत है वहां पर उन पर ग्रहण रहेगा, बाकी में नहीं, ग्रहण हट जाएगा वो। तो यही आच्छादन सिद्धांत, वो विधि मूल अधिकारों से ढक जाएंगी, उन मामलों में समाप्त नहीं होगी, उन मामलों में ढकेंगे जिन मामलों में मूल अधिकारों से असंगत है। फिर 13(2) में बताया गया संविधान के बाद की विधियां, संविधान जब लागू हुआ उसके बाद यदि सरकार ऐसी विधि बनाती है, संसद या विधानमंडल, जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों से असंगत है। देखिए, यहां भी एक सिद्धांत निकलता है, पृथक करने का सिद्धांत।
पृथक करणीयता का सिद्धांत। समझिए सिद्धांत को आप, पृथक करणीयता का सिद्धांत। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि यदि कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो पूरी विधि समाप्त नहीं होगी। उसका वो हिस्सा जो मूल अधिकारों को छीनता है या मूल अधिकारों से असंगत है वही हिस्सा शून्य होगा, पूरी विधि नहीं, वो पृथक कर दिया जाएगा। यही है पृथक करने का सिद्धांत। इसके बाद 13(3) में बताया गया विधि क्या है, विधि की परिभाषा बताई गई, विधि क्या होगी। तो विधि में क्या कहा जाएगा, सभी स्थायी विधियां, स्थायी, अस्थायी या प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान या कोई रूढ़ी प्रथा, विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी प्रथा, ये सब विधि में आएगी। विधि बताएगा 13(3) में स्थायी विधियां, अस्थायी, प्रत्यायोजित विधान, रूढ़ी। स्थायी विधियां क्या है, स्थायी विधियां कोई विधि संसद ने पारित की या विधानमंडल ने पारित की, ये स्थायी विधियां है। अस्थायी विधियां अध्यादेश, चाहे वो राष्ट्रपति ने किया, राज्यपाल ने किया, प्रशासन ने किया, ये अस्थायी विधियां हैं, ये सब विधि माने जाएंगे। और प्रत्यायोजित विधान का मतलब है, देखिए समझिए प्रत्यायोजित विधान को, देखिए विधान बनाने का काम है विधायिका का, संसद या विधानमंडल का। उसने विधान बनाया, कानून बनाया, उस कानून को लागू करेगी कार्यपालिका। अब उस विधान, मोटे मोटा विधान बना दिया विधायिका ने, उसे लागू कैसे करना है, उसके नियम उपनियम, ये अधिकार है कार्यपालिका को। यही प्रत्यायोजित विधान है। उसे जो विधान बनाने का अधिकार दिया, विधान बनाने का अधिकार विधायिका को है, पर जो अधिनियम बना विधायिका ने, वो उसमें हर कुछ नहीं लिखेगी, कैसे लागू करना ये नहीं बताएगी। बस विधान बना दिया उन्होंने, उसे लागू इंप्लीमेंट करना है कार्यपालिका को। उसी संबंध जो नियम उपनियम बनेंगे वो अधिकार दे दिया कार्यपालिका को। तो वो जो प्रत्यायोजित विधान है, वो विधायिका ने ये प्रत्यायोजित कर दिया किसे, कार्यपालिका को। यही प्रत्यायोजित विधान जो है कार्यपालिका बनाती है, तो ये भी विधि में आएगा। इसके अलावा कोई रूढ़ी, कोई प्रथा जो विधि का बल लगती है, वो भी विधि में आएगी। तो ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है, सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा। ये 13 में कहा, ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो विधि में चाहे वो स्थायी विधि हो, अस्थायी हो, या प्रत्यायोजित विधान हो, रूढ़ी हो, प्रथा हो, सिद्धांत से पहले की हो, बाद की हो, ये सब विधि में आएंगे और विधि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।